तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सर्कुलर कॉइल के ऊपर जो फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है एम्पेयर सर्किटल लॉ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में गॉस लॉ आपने पढ़ा था, ठीक वैसे ही मैग्नेटिज्म में जो लॉ है उसका नाम क्या है? एम्पेयर सर्किटल लॉ। आपको याद होगा गॉस लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऐसा रेगुलर सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया जाए तो उसको इंटीग्रेट करना रिलेटिवली आसान होता है। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान है? तो क्यू इन यानी नेट चार्ज विच इज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिएगा, और जो रेगुलर सरफेस है उसका इंटीग्रेशन कर दिए तो आप डायरेक्टली बिना बहुत कठिन इंटीग्रेशन के आप क्या निकाल लेंगे? आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे। वहां पे याद आ रहा है थोड़ा बहुत हम लोग जब पढ़े थे। अभी इस वाले चैप्टर में बगैर इंटीग्रेशन किए अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, क्योंकि आपने लास्ट जो एक डेरिवेशन देखा था जहां पे एक सर्कुलर रिंग या एक सर्कुलर कॉइल की वजह से किसी एक पॉइंट पर, तो आपको याद होगा हम लोग डीबी कॉस थीटा लिए थे, कंपोनेंट तोड़े थे, फिर उसको इंटीग्रेट किए थे। इंटीग्रेट करके बी निकालना पड़ता, थोड़ा रिलेटिवली लंबा प्रोसेस है बी निकालने का, लेकिन ये वाले प्रोसेस से बड़ी आसान हो जाता है। आप एक जैसा वहां पे गॉसियन सरफेस लेते थे, यहां पर भी एक इस तरह का हम लोग सरफेस लेंगे जिसके अंदर करंट पास कर रहा होगा, और उसके अंदर से जो करंट पास कर रहा है उसको अगर आप म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका बी निकल के आ जाएगा। तो आप एम्पेयर सर्किटल लॉ का पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर हम लोग इसको आगे लिखते हैं। राइट, एम्पेयर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट एम्पेयर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट एम्पेयर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट the line integral of magnetic field around any closed loop, जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस लेते थे, यहां पे क्या ले रहे हैं? क्लोज लूप ले रहे हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ in free space is equal to absolute permeability mu naught is equal to absolute permeability mu naught times the net current passing through is equal to absolute permeability mu naught times the net current passing through any surface enclosed by the closed path, enclosed by the closed path। that is, जो आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ है उसको आप कैसे लिखते हैं? इट इज बी वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। और ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन निकल कर आया है, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन निकल कर आया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन मतलब करंट फ्लोइंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर लूप। बी इज मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, हो सकता है, ये कांस्टेंट लेके आप बाहर निकाल लेंगे तो इसको अगली लाइन में आप चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। आप ऐसे इज इक्वल टू बनाइए, आप लिख सकते थे बी वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। ये जो एक्सप्रेशन है ये भी आप लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, डी एल इज स्मॉल एलिमेंट, B is magnetic field dl is small element, mu naught is permeability and I in is current enclosed, is
करंट एनक्लोज्ड, इस करंट एनक्लोज्ड। तो ये इस प्रकार से ये आपका एम्पेयर सर्किटल्स लॉ ये आपका आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है एम्पेयर सर्किटल लॉ को, और प्रूफ हम लोग करते हैं किसके ऊपर, एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर। तो करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्या फॉर्मूला यूज किए थे, याद है? करंट कैरिंग वायर था, उसके ऊपर क्या हम लोग यूज किए थे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के ऊपर क्या आया था एक्सप्रेशन, हाँ, पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था जहां पे आपने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो एक्सप्रेशन आया था, हाँ क्या आया था, म्यू नॉट आई आर, नहीं, ऐसा एक एक्सप्रेशन आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई x, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से। देखिए एक एक्सप्रेशन ऐसा आया हुआ है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखे थे। हे भगवान, दिख नहीं रहा है, ये देखिए आपने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लास्ट क्लास में ऐसे पढ़े थे, देखिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उस लॉन्ग वायर की वजह से किसी एक पॉइंट P पर इसकी वजह से तो जो एंगल बन रहा था वो याद है, ऐसे करके यहाँ पे मैंने बताया था कि ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, और B का एक एक्सप्रेशन आपने लिखा था, क्या लिखा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलिए वो एक्सप्रेशन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का एक एक्सप्रेशन लिखवाए होंगे, I बाई x साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, ये लिखवाए थे। चलिए इस अब पूरा वो करना ही पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। अब ये देखने के बाद चूंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तब तो ये यहाँ पे ये फाइनाइट रहता तब ना ये एंगल थीटा 1 होता, इनफाइनाइट है तब तो ये तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाता है, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थीटा 1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई एक्स इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 2, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई एक्स। ये एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था, आपको याद नहीं है तो अभी देख लीजिए, अभी याद आ जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग को अब किससे प्रूफ करना है, क्योंकि ये वाला प्रूफ करने के लिए तो ये वाला एक्सप्रेशन निकाले थे, इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए बाकायदा हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था, इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट लिए थे, इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट लिए थे, उस एलिमेंट की वजह से एक इसके ऊपर एक इस तरह का फील्ड बना था जिसको डीबी बोले थे, फिर ऐसे सारे डीबी को हमने इंटीग्रेट किया था, लंबा प्रोसीजर। एम्पेयर सर्किटल लॉ हम लोगों को यही मदद करने आया है कि आपको अब इतना ज्यादा बड़ा इंटीग्रेशन करना नहीं है। जैसे गॉस लॉ में इलेक्ट्रिसिटी में बोला कि इतना बड़ा इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें गॉसियन सरफेस मानो, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन कितना है वो लिख दो, नीचे एप्सिलॉन नॉट डाल दो। इंटीग्रेशन में गॉसियन सरफेस हमेशा हम लोग ऐसा लेते थे जिसका हम लोग को इंटीग्रेट करना आसान होता था, तो आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता था। ठीक यहां पर वही चीज हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या कह रहे हैं कि ऐसा हम लोगों को लूप लेना है, क्लोज लूप, एम्पेरियन लूप, जिस लूप का इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाए। आप इंटीग्रेशन आसान कर दीजिएगा, बी आपको बाहर निकाल लीजिए, डीएल का इंटीग्रेशन आसान हो गया, इधर म्यू नॉट इंटू आई लिखा हुआ है, आपका काम बन जाएगा। तो अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो लिखिए प्रूफ ऑफ एम्पेयर्स लॉ या एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, इसका हम लोग को प्रूफ देखना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो एक करंट कैरिंग वायर जो कि इनफाइनाइट
डिस्टेंस का है उसी के ऊपर हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, उसमें करंट कितना बह रहा है, I करंट बह रहा है, उसमें करंट कितना बह रहा है, I करंट बह रहा है। अब उस I करंट को आप बहने दीजिए, इसके चारों तरफ एक एम्पेरियन लूप लीजिए जो कि सिमेट्रिकल लूप होना चाहिए। तो एम्पेरियन लूप मैं अलग कलर से ले रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हमने इसके चारों तरफ क्या लिया है, एक एम्पेरियन लूप लिया है और वो लूप यहां से x रेडियस पर है। कितने रेडियस पर है, x रेडियस पर है। इस प्रकार से हमने क्या ले लिया, उसके ऊपर लूप ले लिया। अब इस लूप का एक छोटा सा एलिमेंट, इसको आप क्या मान रहे हो, dl मान रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ आप क्या लिखते हैं, b इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू इन म्यू नॉट इंटू आई इन। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो आपने b बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन आपने कर दिया dl का, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई लिख दे रहा हूं क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ एक ही करंट है, उसको हम I लिख रहे हैं, म्यू नॉट इंटू आई लिख दिए। अब b dl, अगर इस छोटे छोटे dl को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये 2 पाई r आएगा, नहीं आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसको क्या कर दिए, 2 पाई r की जगह पे मैं x लिख दूं, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहां से b क्या आया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x। ऊपर नीचे आप 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई x। क्या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए यही एक्सप्रेशन निकाले थे क्या? अब ये तो पिछले क्लास का छोड़िए, अभी भी हमने तुरंत यही एक्सप्रेशन निकाला, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई x, और यहां पर भी निकाल दिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई x। इसके अंदर कितना स्टेप लगा, ये तो आपने एम्पेयर सर्किटल लॉ ही लिखा है, 1 2 3। लेकिन अगर मैं बायो सावर्ट लॉ के बेसिस पर बना था तो पहले तो ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए बहुत बड़ा डेरिवेशन करना पड़ता, ये बहुत पीछे से स्टार्ट हुआ था ना, इसका डेरिवेशन करते करते यहां पहुंचते और फिर यहां से यहां पहुंचते। इतना बड़ा स्टेप को एम्पेयर सर्किटल लॉ ने क्या कर दिया, एकदम छोटे से 4 लाइन के स्टेप में बदल दिया, बगैर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना है पर आप जो अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो डीबी का इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, आप एक ने जानबूझ के एक ऐसा डीएल लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया ऑन दी एम्पेरियन लूप, जिसका सरकमफ्रेंस निकालना हमारे लिए बहुत आसान काम है, और उसके आधार पर आपने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। एम्पेरियन लूप लिख दीजिए, दिस लूप इज कॉल्ड एज एम्पेरियन लूप। वहां पे जैसे गॉसियन सरफेस था, यहां पर क्या लेते हैं, एम्पेरियन लूप लेते हैं। दिस इज एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप। डन। तो यह फॉर्मूला यही है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एम्पेयर सर्किटल लॉ। उसके नीचे लिखिए लिमिटेशंस ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। क्या लिमिटेशंस हैं इस लॉ की, राइट, लिमिटेशंस ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। इस लॉ के 2 लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन, पॉइंट नंबर 1, राइट, first limitation is Ampere's law is not a universal law. Ampere's law is not a universal law. ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं। यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं ऐसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो यूनिवर्स में कहीं भी लगाया जाए तो वो इक्वली वैलिड है, उसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। एंड सेकेंड,
एम्पेयर्स लॉ डायरेक्टली डील्स विथ स्टेडी करंट ओनली, ये एसी करंट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। एम्पेयर्स लॉ डील्स विथ स्टेडी करंट ओनली, ये सिर्फ स्टेडी करंट यानी डीसी करंट पर ही काम करता है, इसको एसी करंट से कोई लेना देना नहीं है। रीजन क्या है एसी करंट का? एसी करंट पे क्यों काम नहीं करेगा? हर टाइम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये डायरेक्शन फिक्स रहेगा तब ना आप उसको यूज कर लीजिएगा, या डायरेक्शन बदली अल्टी हो रहा है उसको कैसे यूज करिएगा? तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम करता है। एक और लिख लीजिए, मान लीजिए कि कोई वायर है, ये लिमिटेशन नहीं है, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, लिमिटेशन यहां समाप्त हुआ, लिमिटेशन यहां खत्म हो गया। कोई आपने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ये मान लीजिए आपका गॉसियन सरफेस है, और इसके अंदर दो ऐसे वायर हैं, एक में करंट I1 जा रहा है, एक में करंट I2 है, और यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि I1 इज ग्रेटर देन I2। तो जब आप B डॉट DL लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन जब लिखेंगे, तो B डॉट DL में आई इन जो है वो नेट करंट आएगा, दैट इज I1 माइनस I2। जैसे वहां पे चार्ज के लिए करते थे ना, Q1 माइनस Q2, नेट चार्ज लेते थे, तो Q इन में Q नेट लिया जाता था, ऐसे ही I इन में I नेट लेंगे। माने अगर दो वायर है, एक 5 एम्पेयर है, एक 2 एम्पेयर है, तो 3 एम्पेयर ही मेरे काम का है, क्योंकि दो, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज अगर है, तो इसकी वजह से एंटी क्लॉक हो जाएगा, तो ओवरऑल इंपैक्ट तो जो ज्यादा है उसी की वजह से आएगा। ऐसा तो है नहीं कि इसकी वजह से क्लॉक, इसकी वजह से एंटी क्लॉक, तो हॉच पॉच होकर कुछ एक तीसरा ही डायरेक्शन आ जाएगा। आएगा तो कोई एक ही डायरेक्शन, एक डायरेक्शन अगर आएगा तो ओवरऑल जो नेट इंपैक्ट है उसी की वजह से आता है। तो अगर एक से ज्यादा वायर वहां पर हो तो उसके आधार पर आप इसे कर सकते हैं। डन। देन हेडिंग डालिए सोलोनॉइड, अगला हेडिंग डालिए, ये हो गया, समझ गए? ये लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट मार्क करके कि जब अगर एक से ज्यादा वायर वहां पे जा रहा है तो ये फॉर्मूला इसमें क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला बिकम समथिंग लाइक दिस। ये आपका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा, जहां पे जो करंट है नेट वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल करंट उसके अंदर कितना फ्लो कर रहा है। हेडिंग डालिए सोलोनॉइड। अगला एक छोटा सा टॉपिक है सोलोनॉइड का। सोलोनॉइड, 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 सोलेनॉइड है, सही कह रहा, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या है तो इसको समझ सकते हैं। एक इस तरह का मान लीजिए आपने क्या ले लिया, एक इस तरह का आपने सर्कुलर सिलेंड्रिकल बार ले लिया। इस सर्कुलर सिलेंडर बार के ऊपर आपने वायर की इस प्रकार से क्या कर दी, बाइंडिंग कर दी। इस प्रकार से क्या कर दी है, बाइंडिंग कर दी है। अब ये जो बाइंडिंग आपने किया है, ये इस प्रकार से जो बाइंडिंग हुई है, ये बाइंडिंग करने से जो एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलोनॉइड कहते हैं। ये ऐसा करके आपने क्या कर दिया, एक रस्सी को ऐसे समझिए, ये मैं इससे आपको दिखाता हूं, ये जो मेरा माइक का तार है इससे आपको दिखाते हैं। इससे आपने क्या किया, ऐसे करके उसको चारों तरफ क्या कर दिया है, बांध दिया है। ये जो आपने बांधने के बाद जो आपका स्ट्रक्चर आया है, इसमें से इस लोहा को आप निकाल लीजिए, यानी मैं जो मेरा पेन है इसको मैं निकाल लेता हूं। निकालने के बाद जो बनेगा ना, ये जो स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये जो ऐसा करके जो स्ट्रक्चर आपके सामने अभी आया है, इसी को क्या कहते हैं, सोलोनॉइड कहते हैं। ऐसा क्या होता है, सोलोनॉइड होता है। अब ये बहुत छोटा सा है, इसमें बहुत ज्यादा अगर वो रहेगा तो लॉन्ग सोलोनॉइड, और हमारे सिलेबस में क्या है, लॉन्ग सोलोनॉइड ही है। व्हाट डू मीन बाय लॉन्ग सोलोनॉइड? लॉन्ग सोलोनॉइड का मतलब होता है, सोलेनॉइड का मतलब होता है, सोलेनॉइड का मतलब होता है, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब होता है कि उसके अंदर जो डायामीटर है,
सोलेनॉइड का डायामीटर, यानी ये जो इसका एक डायामीटर होगा ना, यहां पे ये जो इसका डायामीटर है इसका d, और जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है l, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड क्या है l, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, इसको आप क्या ले लीजिए l ले लीजिए। तो एक रिलेशनशिप आना चाहिए लॉन्ग सोलेनॉइड में, l इज बहुत 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 बड़ा देन d। अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो ही आप उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं। कि जो डायमीटर होना चाहिए वो काफी छोटा होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट। देन डेफिनेशन लिखिए, अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मेनी टाइटली वुंड टर्न्स, a cylindrical coil of many tightly wound turns, a cylindrical coil of many tightly wound turns of insulated wire, wound, wound मतलब उसके चारों तरफ जो वाइंडिंग की गई है, WOUND, wound turns of insulated wire, of insulated wire with diameter of the coil, with diameter of the coil smaller than its length, smaller than its length is called the solenoid, is called the solenoid. It is helix in shape, it is helix in shape। इसका शेप कैसा होता है, हेलिक्स शेप का होता है। इसका शेप कैसा होता है, हेलिक्स शेप का होता है। डन। उसके नीचे एक लाइन और लिखिए, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच सोलेनॉइड। whole solenoid, the magnetic field due to whole solenoid will be equal to the vector sum of the magnetic field of each turn, each turn। फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कह रहा है, जो ये सोलेनॉइड होता है इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होता है। क्यों? एक मैं इसका आपको मैग्नेटिक फील्ड अभी दिखाता हूं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा मैं दिखाता हूं आपको। सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का इमेज देखें, ये देखें, ये है सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को चेक करते हैं। आया? हाँ, अब ये देखिए, ये अगले पेज पे जा सकता है क्या? कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, चलो कोई बात नहीं, यहीं देख लें। हाँ, अब ये देखिए, ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को देख के क्या लग रहा है कि ये सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट है? सेम। इसके खास बात देखिए, दो खास बातें हैं। पहली खास बात है कि एक तो कि ये वाला नॉर्थ पोल है और एक ये वाला साउथ पोल है। तो खैर ये तो अभी पोलैरिटी हमें पता नहीं कैसे निकालते हैं, वो सीखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये पोलैरिटी कैसे निकाली जाती है। सेकंड, आप इसके अंदर के फील्ड लाइंस को ध्यान से देखें। जो आप इसके अंदर के फील्ड लाइंस को देखेंगे,
आपको दिखाई देगा दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, द फील्ड लाइंस आर पैरेलल दिख रहा है, सारे के सारे फील्ड लाइंस कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं। और जब फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर के जो फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और वो एक तो यूनिफॉर्म है और दूसरा स्ट्रेंथ उनका बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्पेसिंग बिटवीन द लाइन बहुत कम है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी इज लार्जर या इज मोर, मैग्नेटिक फील्ड इज मोर, ये इज लार्जर या इज मोर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है यहां पे। वेयर एज जब आप इनके बाहर के फील्ड लाइंस को चेक करेंगे, ये जो बाहर के फील्ड लाइंस है, ये देखिएगा ये जो फील्ड लाइंस है ये थोड़े वीक है, और स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस बहुत ज्यादा है, तो ये वीक है। दिस इज WEAK, वीक, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 है कि ये नॉन यूनिफॉर्म, ये कैसे हैं। तो ये बात आपको वहां बनाना भी है और लिखना भी है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। नॉन यूनिफॉर्म मतलब फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पेसिंग बिटवीन द लाइन इज नॉट सेम, दिस इज नॉट नॉन यूनिफॉर्म एंड दिस इज यूनिफॉर्म। पैरेलल लाइंस फील्ड की होते हैं तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और नॉन पैरेलल फील्ड लाइंस होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये पैरेलल फील्ड लाइंस हैं इसलिए यूनिफॉर्म है, और ये नॉन पैरेलल है इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो जल्दी से ये बना लीजिए उसने कॉपी में, और उसके बाद ये लाइनें लिखवा दूंगा आपको, तो ये आप अपनी कॉपी में बनाएं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। तो ये आपका सोलेनॉइड का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब ये दो बातें आप उसमें लिख लीजिए। पहली बात कि इसके डायग्राम के नीचे लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड inside the long solenoid is uniform and strong in nature, is uniform and strong in nature. However, the magnetic field outside the long solenoid, however, the magnetic field outside the long solenoid is weak and non-uniform in nature, weak and non-uniform in nature, weak and non-uniform in nature. Done. The magnetic, next point, the magnetic field lines resembles the magnetic field lines of a bar magnet. The magnetic field lines of a solenoid resembles the magnetic field line of a solenoid resembles the magnetic field line of a bar magnet, of a bar magnet. तो बार मैग्नेट के जैसा ही देखने में इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। दिस इज द फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड। और मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कब बोलते हैं, जब पैरेलल फील्ड लाइन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, और जब नॉन पैरेलल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। स्पेसिंग बिटवीन द लाइन अगर कम है तो वो स्ट्रॉन्ग, स्पेसिंग बिटवीन द लाइन ज्यादा है तो वो वीक। तो देखकर भी आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया है, एलिमेंट्री आइडिया है इसके बारे में, तो हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करना है मैग्नेटिक फील्ड का। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसको बस आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बस लिख लेना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो उस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता कितना है, तो लिख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड विद इन एन इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड। लिखिए मैग्नेटिक फील्ड विद इन द लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर।
और ये स्मॉल n क्या है, यहां पे म्यू नॉट और ये सब तो जानते ही हैं। म्यू नॉट क्या है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सेकेंड n is number of turns per unit length, number of turns per unit length, और I is current flowing in the solenoid, current flowing in the solenoid। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपको स्मॉल n दिया है कि कैपिटल N। कैपिटल N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ये होता है म्यू नॉट कैपिटल N I बाई L। तो अगर कैपिटल N दे दिया तो N इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो एग्जाम में अच्छे से, मैंने क्वेश्चन में अच्छे से पढ़िएगा। अगर सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स बोला होगा तो यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोला होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कभी कौन सा लगेगा उसको आप देख लीजिएगा। दिस इज व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज गिवन, एंड दिस इज व्हेन ओनली नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ सेपरेटली इज गिवन। तो ये इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। डन। टोरॉइड आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए वो हम लोग को पढ़ना नहीं है। एक क्वेश्चन करिए एंड विल कॉल इट अ डे। अ सोलोनॉइड इज 2 मीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अ सोलोनॉइड इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सोलोनॉइड है जिसकी लंबाई 2 मीटर की है और डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। तो सिंपल सी दो बातें दी गई, लेंथ दे दिया और डायमीटर, डायमीटर से एरिया वगैरह कुछ निकलेगा। इट हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 1000 टर्न, 1000 टर्न्स ईच। 5 लेयर में वाइंडिंग की गई है 1000 टर्न्स की। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसके अंदर आपको लेंथ दे दिया है, L इज इक्वल टू कितना बोल दिया, L इज इक्वल टू बोला है 2 मीटर, डायमीटर स्मॉल d कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर, 2 मीटर, और n जो दिया है वो कितना दे दिया, 1000 टर्न्स। और ऐसे कितने लेयर हैं, देयर आर 5 लेयर्स, 5 लेयर्स ऑफ 1000 टर्न्स। डन। एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। और आपको क्या दे दिया, I इज इक्वल टू 5 एम्पेयर दे दिया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है एट द सेंटर, आपसे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। ये आपको एक्चुअली में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब देखिए फॉर्मूला जब आप देखिएगा, फॉर्मूला है म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N I बाई L। ये सिर्फ डायमीटर का वैल्यू इसलिए दिया हुआ है ताकि आप ये कंफर्म हो जाए कि ये एक लॉन्ग सोलोनॉइड है ये, और इसका इस क्वेश्चन में कोई विशेष काम नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए कि L जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और उसी के लिए आपने डेरिवेशन किया था। ये जो डेरिवेशन करके जो वैल्यू आई है ये सिर्फ किसके लिए आई है, लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए आई है, सबके लिए नहीं आई है। अब आप इसमें सारी वैल्यूज को क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिए। म्यू नॉट का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n का वैल्यू कितना है 1000, लेकिन ऐसा एक लेयर नहीं है, कितना लेयर है, 5 लेयर है। करंट का वैल्यू भी कितना हो गया, 5 हो गया, होल डिवाइडेड बाई लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इन सारी वैल्यूज को पुट करके जब आप इसको सॉल्व करिएगा, द आंसर विल बी 1.57 इंटू 10⁻² टेस्ला, 1.57 into 10⁻² Tesla, and this is your answer to this question. क्लियर, समझ में आया? सिंपल ऐसा ही सवाल आता है, बस आपको एक ही जगह जहां फंस सकते हैं वो है स्मॉल n और कैपिटल N में।
अगली क्लास में हम लोग फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट वायर, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक टॉर्क, और उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। 3 टॉपिक है और आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 2 कोएक्सियल वायर के बीच में क्या फोर्स काम करता है, एक वो पढ़ना है। टॉर्क कितना आएगा जब आप किसी वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे, वो पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जहां पे आपको हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये छोटे छोटे टॉपिक और यहीं से सवाल पूछता है। सबसे ज्यादा सवाल कहीं से पूछता है तो वो इसी टॉपिक से पूछता है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, और उसके अंदर उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। तो वो लास्ट वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क पर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता, कोएक्सियल वायर्स पर पूछता है। क्या कारण है कोएक्सियल वायर को पूछने का, क्योंकि अगले चैप्टर में जनरेटर जब पढ़ेंगे तो वहां पे 2 वायर है ना दोनों साइड पे, याद आना होगा, ऐसे 2 वायर रहता है, दोनों पर फोर्स लगता है, कोएक्सियली ऐसे घूमता है तो मोशन जनरेट होती है, तो वो इसलिए वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। और आज की क्लास में एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े। एम्पियर सर्किटल लॉ का बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट यह है कि बगैर इंटीग्रेशन किए एम्पेरियन लूप लगा के आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सोलोनॉइड बहुत ही बेसिक, जिसका आपको डेरिवेशन इसमें नहीं है, खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ये भी बहुत सरल है। धीरे धीरे हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं, ज्यादा और रह नहीं गया है। 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर, 3 लेक्चर में चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।